मनीष मिश्रा, जो कि एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत कमाई। अरबों के मालिक मनीष मिश्रा कुछ दिनों पहले एक कार दुर्घटना में अपनी पत्नी और अपने इकलौते बेटे को खो दिया। मिश्रा जी को भी बहुत सी चोटें आई थी, मगर वो सही सलामत बच गए। मिश्रा जी के ऊपर जैसे कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। ऐसे हालात में उनके छोटे भाई सुरेश और उनके बच्चों ने उनका साथ दिया। अपने बेटे और अपनी पत्नी की मौत से मिश्रा जी को गहरा सदमा लगा था। दुखों से उनका नाता गहरा हो गया था और उनको संसार में अब ऐसा लगता सब कुछ मोह माया हुआ है। सारा दिन तनहा अपने कमरे में टंगे अपनी पत्नी और अपने बेटे की तस्वीर को निहारते हुए आंसू बहाते रहते। वो खुद को कोसते रहते कि काश उसी दुर्घटना में उनकी भी मौत हो जाती, लेकिन भगवान उन्हें ना जाने किस गुना की सजा दे रहा था। वो सोचते अगर मेरा बेटा होता तो क्या वो इस बूढ़े को ऐसे आंसू बहाने देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। परछाई की तरह उनके साथ रहने वाली उनकी पत्नी क्या उन्हें ऐसे अकेला रहने देती? इस हादसे से उनके दिल पे जो चोट आई थी उसके सामने ये चोटें कुछ भी नहीं थी। उनको समय से पहले खाना मिलने की जगह अब 2 वक्त का खाना भी समय पर नहीं मिलता था। छोटे भाई के लड़के और उनकी पत्नी सब अपने कामों में व्यस्त रहते थे। मिश्रा जी ने स्वस्थ होने के बाद अपने छोटे भाई से अपनी वसीयत के बारे में बात की। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे भाई के नाम करने के बाद 10 करोड़ रुपया अनाथालय को दान करने का फैसला किया, जो सारी संपत्ति का 10% था। यह फैसला मनीष मिश्रा के छोटे भाई और उसकी फैमिली को रास नहीं आया। मनीष जी का छोटा भाई स्वभाव से कपटी और लालची था। उसी की तरह उसकी औलाद भी अय्यास और आवारा थी। अगले दिन सुबह सुरेश मनीष मिश्रा जी तैयार होते हुए आवाज लगाए, हाँ भाई साहब, सूरज को बोल दो मुझे प्लेटफॉर्म तक छोड़ आए। क्या हुआ भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? सुरेश ने हैरान होते हुए पूछा। ट्रस्ट से फोन आया था, वहां जाना और दान देने के लिए। जी भैया, अभी बोल देता हूँ। सुरेश मनीष मिश्रा जी को घूरता हुआ वहां से चला गया। वो हर हाल में नहीं चाहता था कि वो पैसे ट्रस्ट को दान किए जाएं। कुछ देर बाद सूरज कार लेकर मिश्रा जी के कमरे के सामने पहुंचा। मिश्रा जी कार में बैठकर प्लेटफॉर्म की ओर निकल गए। वहां खड़ी सुरेश की पत्नी सुरेश के पास आई। अब क्या होगा जी? ये जेठ जी तो बिल्कुल सटिया गए हैं। उन्हें इतनी रकम दान देने की क्या जरूरत थी? आप भी तो उनके भाई हो, हमें ही दे देते। कितने दिनों से पड़े पड़े खाना खिला रहे हैं, कोई और खिला देगा क्या मुफ्त में? आप शांत भी हो जाओ सूरज की मां, हमने सब प्लान कर लिया है। अब देखना, जायदाद भी अपनी, सारी रकम भी अपनी, और साथ ही साथ रास्ते का कांटा भी साफ। सुरेश ने अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए कहा। सुरेश ने अपने कमरे में जाकर अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कोई नंबर मिलाया। हेलो, सुरेश बोल रहा हूँ। पैसों के साथ साथ मेरा भाई भी है। पहले तो बच गया था, लेकिन अब नहीं बचना चाहिए। उसे भी उसके बेटे और उसकी पत्नी के पास पहुंचा दो। इस बार तुमको 10 लाख रुपए नहीं, बल्कि 20 लाख रुपए दूंगा। कुछ घंटे के बाद सूरज कार को पार्क करते हुए सुरेश के पास आकर बोला, आपने उस बुड्ढे को जाने क्यों दिया? हम क्या उसके कोई नहीं लगते? हम क्या भूखे मरेंगे? अब ठंड भी रख बेटा, काहे को इतना उतावला हो रहा है? तेरे बापू ने सारा इंतजाम कर लिया है इस मनीष बाबू को ठिकाने लगाने के लिए। तू बस कल सुबह का इंतजार कर, सुरेश ने सूरज को समझाते हुए कहा। मनीष मिश्रा ट्रेन की जिस बोगी में बैठे थे उसमें उनके अलावा और कोई नहीं था। रात के 2 बज चुके थे। मिश्रा जी की आंख से नींद कोसों दूर थी। वो गुमसुम से खिड़की के बाहर का नजारा देख रहे थे, जो उनके अकेलेपन का साथ दे रही थी। ट्रेन सुनसान खामोश रात के अंधेरे में पहाड़ों और जंगलों से शोर मचाती तेज गति से गुजर रही थी। खिड़की से आती तेज हवाएं मिश्रा जी के आंसुओं को सुखा रही थी। मिश्रा जी को अब हवाओं में अपने बेटे की मौजूदगी का आभास हो रहा था, क्योंकि वही उनके आंसुओं को उनके बेटे की तरह पोंछ रही थी और सर को सहला रही थी। मिश्रा को ट्रेन की खिड़की से एक रहस्यमयी और डरावना नजारा दिखा। उन्हें बाहर अंधेरे में ट्रेन की ट्रैक पर किसी सूट बूट पहने हुए इंसान की परछाई दिख रही थी, जो ट्रेन की गति के उसके साथ साथ दौड़ रहा था। वो परछाई मिश्रा जी की बोगी के गेट के पास ही दिख रही थी। मिश्रा जी के लिए ये असंभव और सोच से परे थी। उन्होंने इसे अपना भ्रम
समझा और इसका कारण अपने तकलीफ और तनाव को समझा। लेकिन ये गतिविधि कुछ सेकंड की ना होकर कई मिनटों तक जारी रही। अब मिश्रा के जहन में खौफ की लहर दौड़ गई, उनके शरीर में सिरन सी दौड़ गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी ट्रेन टनल में दाखिल हो गई। ट्रेन की तेज आवाज और टनल की वजह से बहुत शोर उत्पन्न हो रहा था। मनीष मिश्रा जी का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी बोगी के ऊपर किसी चीज के गिरने की आवाज आई, जैसे कोई बोगी के ऊपर गिरा या फिर कूदा हो। मिश्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी वक्त बोगी के टूटने की आवाज आई। मिश्रा ने घबराकर गेट की ओर देखा तो सन्न रह गए। वहां कोई काला सूट बूट पहने हुए अजनबी व्यक्ति आहिस्ता आहिस्ता बिना कुछ बोले उनकी ओर आ रहा था। ऐसा खौफनाक मंजर देख मिश्रा के पसीने छूट गए। उनको समझते देर नहीं लगा कि ये कोई लुटेरा है जो उनके पैसे लूटने आया है। मिश्रा ने अपने ब्रीफ केस की ओर देखा और उसे उठाकर अपनी गोद में छिपा लिया। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुम चाहे जो भी हो, मैं तुमको अपने ब्रीफ केस नहीं दूंगा। मिश्रा ने हिम्मत से जवाब दिया और खुद को बोगी के एक कोने में सटा लिया। लेकिन वो शख्स बिना किसी झिझक के उनकी ओर बढ़ता ही जा रहा था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसी पर 3 नकाबपोश हथियार से लैस बोगी में दाखिल होते हैं जो लुटेरे थे। दोनों अपने हाथ ऊपर कर लो और अगर अपनी जान प्यारी है तो तुम्हारे पास जो भी है उसे मुझे सौंप दो। तीनों ने अपनी बंदूकें मिश्रा और उस अजनबी व्यक्ति की ओर तान दी। एक लुटेरे ने मिश्रा के सर पर जोरदार प्रहार किया और उनका ब्रीफकेस छीन लिया। मिश्रा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा, मगर वो अजनबी व्यक्ति तो बुत बना खड़ा रहा। उसे देखकर वो तीनों अचंभित रह गए। तभी एक लुटेरे ने उसके पास जाकर एक मुक्का मारा, जिससे व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गया। फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति की सांसें तेज हो गई। देखते ही देखते उसकी सांसें एक जंगली जानवर की भयानक आवाज में तब्दील होने लगी। ऐसे डरावने दृश्य को देखकर तीनों लुटेरे उस व्यक्ति पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। मगर यह सब उस व्यक्ति के लिए बेअसर था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक चेहरे वाला खून का प्यासा दरिंदा था। कुछ सेकंड तक गोलीबारी करने के बाद एक लुटेरे ने उस दरिंदे के पीठ पर चाकू से हमला किया, लेकिन वो हमला भी बेअसर। तभी वो दरिंदा अचानक मुड़ा और एक भयानक आवाज निकालते हुए अपने खूनी पंजों से लुटेरे की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। कुछ देर तड़पने के बाद वो लुटेरा हमेशा के लिए शांत हो गया। उसकी गर्दन से दरिंदे के खूनी नाखून घुसने की वजह से वहां ढेर सारा खून जमा हो गया था। उस दरिंदे ने उस लुटेरे को फेंक दिया और घुटनों के बल बैठकर उसके खून को बेतहाशा चाटने लगा, जैसे कोई जानवर कई दिनों से प्यासा हो। तभी दूसरे लुटेरे ने उस पर फिर से फायरिंग चालू कर दी। वो दरिंदे ने उसे भी धक्का दिया, जिससे वो दूर जा गिरा। दरिंदे ने उसे भी अपना शिकार बना लिया और उसकी चीड़-फाड़ करने के बाद उसका भी खून पी लिया। तभी मिश्रा जी को होश आ गया। वो हैवान को समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई शैतान है कि या फिर कोई राक्षस। तीसरा लुटेरा गेट की आड़ में छुपा हुआ था और डर के मारे कांप रहा था। दरिंदे ने गुर्राते हुए चारों तरफ देखा और अपनी सांसों को तेज करते हुए उस लुटेरे की गंध सूंघने लगा। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसके चेहरे से घिन आ रही थी। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा तो लुटेरे ने उसके चेहरे पर चाकू से वार किया। चाकू उसकी आंख में घुस चुका था, लेकिन उस दरिंदे को उससे कोई असर नहीं पड़ा। उसने चाकू को निकालकर फेंक दिया और गुस्से से लुटेरे को पकड़ लिया। उसने लुटेरे के गर्दन पर अपने नुकीले दांतों से वार किया और उसका गर्दन फाड़कर खारा खून पी गया और मृत लुटेरे को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। कौन हो तुम? मिश्रा ने कपकपाती आवाज में पूछा। उस दरिंदे ने मिश्रा की ओर देखा और गुर्राते उनकी ओर बढ़ा। मिश्रा के पास जाकर उसने छलांग लगा दी। मिश्रा की खौफ के मारे आंख बंद हो गई। मिश्रा के कानों में कांच की टूटने की आवाज आई तो उसने अपनी आंखों को खोला और देखा तो कोई नहीं था वहां। वो हैवान इमरजेंसी खिड़की से बाहर जा चुका था। आखिरकार वो कौन था जिसने उनकी जान बचाई? ये सवाल मिश्रा के दिमाग में घूमने लगा। मनीष मिश्रा को महसूस हुआ कि कोई उनके सर पर हाथ फेर रहा है। उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि वो अपने कमरे में बेड पर है और उनका बेटा सरस उनका सिर सहला रहा है।
ये देख मनीष मिश्रा तुरंत उठकर बैठ गया और सरस को गले से लगाकर रोने लगे। बेटा कहाँ था तू इतने दिनों से, अपने पापा से दूर? कितना रोया मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ की याद में। सबने मुझे अकेला कर दिया था। सब बोलते हैं कि तू मर गया था उस एक्सीडेंट में। मनीष मिश्रा को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने सरस पर सवालों की छड़ी लगा दी। पिताजी सुनिए ना, मैं आपका बेटा सरस नहीं रहा। सब लोग सही कहते हैं कि मैं मर चुका हूँ। मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ आया हूँ। मैं कोई इंसान नहीं, सिर्फ सरस की परछाई हूँ। ये क्या कह रहे हो मेरे बेटे? हाँ पिताजी, ये सच है। मैं आपको सच बताने आया हूँ। मुझे किसी ने मारा था। क्या? किसी ने मारा तुझे? तू तो उस एक्सीडेंट में मर गया था ना? और तेरी माँ भी? नहीं, मैं बच गया था आपकी तरह। मुझे याद है जब मैं सड़क पर पड़ा हुआ लहूलुहान तड़प रहा था तो सुरेश चाचा ने मुझे बचाने की बजाय मुझे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। तभी कमरे का गेट खुलता है और सुरेश अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ मनीष के पास आता है। भैया ये लीजिए, जायदाद के कागजात हैं, इन पे आप सिग्नेचर कर दीजिए और हम सबको आपका आशीर्वाद देकर हमें सेवा करने का मौका दे दीजिए। सुरेश ने जायदाद के कागजात और पेन मनीष की ओर बढ़ाते हुए कहा, सुरेश मुझे इतना बेवकूफ समझ मत। मैंने तुझे अपना छोटा भाई समझा और सब कुछ तेरे नाम कर दिया और तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। हत्यारे नालायक, तुझे एक कौड़ी भी नहीं दूंगा अपनी जायदाद का। चला जा मेरी आंखों के सामने से। इतना कहकर मनीष मिश्रा ने सारे कागजात फाड़ दिए। ये देख सुरेश और सूरज आग बबूला हो गए। तभी गुस्से में आकर सुरेश ने पिस्टल निकाली और मनीष के सर पर तान ली। मुझे पता था कि तू जिंदा रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं देगा, इसलिए तुझे हर वक्त मारने का प्लान बनाया। लेकिन सब फेल। तेरी कार का एक्सीडेंट, ट्रेन पे तुझ पे हमला, लेकिन तेरी फूटी किस्मत देखो। मेरे हाथों मरना ही लिखा है तेरी किस्मत में। आज कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथों से? मनीष को अपने भाई से ऐसे बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सामने सुरेश की पत्नी और सूरज सुरेश की बातों पर हंस रहे थे। पापा मार डालो इस बुड्ढे को, खत्म कर दो इसका खेल। इसके मरने के बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा। तभी धमाके के साथ सुरेश की पिस्टल से गोली निकली, मगर मनीष को गोली नहीं लगी। मनीष अपनी आंखें खोलकर सामने देखा कि बुलेट सरस के हाथों में ही थी और तभी प्रकट हुआ एक भयंकर खूंखार वैसी दरिंदा। सारा कमरा एक भयंकर जंगली जानवर की आवाज से गूंज उठा। दरिंदे की दहाड़ से सुरेश के हाथों से पिस्टल छूट गई और सब जान बचाने के लिए गेट की ओर दौड़ गए, मगर तब तक कमरे का गेट अपने आप बंद हो चुका था। कुछ देर के लिए कमरा भयानक और दहशत भरी चीखों से गूंजता रहा और फिर शांत हो गया। कमरे में चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। मनीष निःशब्द होकर यह खूनी खेल को देख रहा था। इस खूनी खेल में उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसे जाके रोक सके या फिर उस दरिंदे से कुछ बात कर सके। वो दरिंदा अभी तक सुरेश की लाश को चाट रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि खुद मनीष का बेटा सरस था, जो कुछ समय पहले उनके लिए पहेली और खौफ का सबब बना हुआ था। तभी वो दरिंदा मनीष के पास आया। अब वो सरस के रूप में था। उसने खून से सने अपने हाथों को चाटते हुए मनीष के बिल्कुल करीब आते हुए कहा, अब आप अपने लिए अपनी जायदाद के लिए कोई अच्छा सा वारिस ढूंढिए। हाँ मेरे बेटे। 2 दिन बाद मनीष अनाथालय से एक लड़की को पारस को गोद ले लिया। उसने एक सड़क दुर्घटना में अपने माता पिता को खो दिया था। पारस मनीष के बुढ़ापे का अच्छा सहारा बना और उसका हमेशा ख्याल रखना था। ये देखकर सरस कहीं दूर बैठा मुस्कुरा रहा था। तो यहीं हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी कोई कहानी डालें आप तक अपडेट आ जाए। तो चलिए, मैं अंसारी सुफियान आपसे फिर मिलता है एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।